हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोगों द्वारा लगातार कमेंट बॉक्स में आजकल पूछे जा रहे हैं सवाल, और यहाँ पे कॉमन सा सवाल पूछा जा रहा है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। दूसरा, कितना पुराना डॉक्यूमेंट चाहिए, वहां पे कितना पुराना लेके जाना होगा दोस्तों, 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 6 मंथ का। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो थर्ड नंबर है कि नेम गलत हो गया, या फादर नेम गलत हो गया, मदर नेम गलत हो गया, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है डॉक्यूमेंट्स में, और या फिर फॉर्म फिलअप करने में, तो क्या वहां पे हम लोग जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो रिजेक्ट कर देगा, या फिर हमको टाइम दिया जाएगा, या फिर इसका उपाय क्या है। तो दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, और जो लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आपको देते रहते हैं इस चैनल पे। कोई भी न्यूज जो नोटिस आता है दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लेके आते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप लोग घर बैठे बैठे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे आपको मैथ्स, जीके, रीजनिंग और करंट अफेयर्स की रेगुलर वीडियो मिलते रहती है। लगभग 15,000 से ज्यादा लोग इसका फायदा घर बैठे बैठे उठा रहे हैं। आप लोग हमें वहां पर्सनली मैसेज और हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे 3 प्रश्न लिया हूँ, 1, 2, 3, और इसमें दोस्तों एक एक करके सभी प्रश्न का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ, जो कि रेलवे ग्रुप डी द्वारा निकाला गया था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है रेलवे ग्रुप डी का। इसी में आपको यहाँ पे बताया गया दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपको सिंपली बताया गया कि जब आप लोग एग्जाम दे लीजिएगा सीबीटी का, उसके बाद आपका पीईटी हो जाएगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, पास कर लीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा, और सारा डॉक्यूमेंट आपका चेक होगा, ओरिजिनल और जो भी आपका फोटोकॉपी होगा वो मिला जुला के। उसके बाद दोस्तों आपका बोला गया कि अगर 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों का नंबर सेम आ गया, मान लीजिए इनका 75 नंबर आ गया, आपका भी 75 नंबर है, तो किसको यहाँ पे मिलेगा जॉब। तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा दोस्तों, जो लोग एज में ज़्यादा हैं। जैसे देखिए, ये 23 साल के हैं, ये 25 साल के हैं, दोनों का 75 नंबर है, तो जो 25 साल वाले हैं इनको जॉब मिल जाएगा दोस्तों। तो ऐसा आपका केस यहाँ पे बताया गया है सेकंड वाले पैरा में, कि ओल्डर पर्सन शैल बी गिवन हायर सीनियरिटी। उसके बाद आपको बोला गया है कि बाद में आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी पास करना होगा, तभी आपको जॉब के लिए एलिजिबल हो, वरना यहाँ से भी आपको छांट दिया जाएगा अगर मेडिकल फिटनेस पास नहीं करते हो। अब चलिए लेके चलता हूँ पैरा नंबर 17 पॉइंट में। आपको दिया गया है सारा चीज़ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। यहाँ पे आ गया हूँ दोस्तों, देख सकते हो 17 नंबर में, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो और सर्टिफिकेट कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों रेलवे द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ। उसके बाद आपको एक एक करके दोस्तों ओबीसी का क्या क्या चाहिए, एससी कैंडिडेट को क्या क्या चाहिए, एसटी को क्या क्या चाहिए, और जनरल को क्या क्या चाहिए, और ओएच पीएच वालों को क्या क्या चाहिए, सभी को अलग अलग से बता दूंगा। सबसे पहले जितने डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो पहले एक बार आपको बता देता हूँ। पहला जो आपका पॉइंट है दोस्तों, इसमें आपको मांगा गया है मैट्रिकुलेशन या हायर स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यानी 10th का आपको मांगा गया है सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट सबसे पहला। उसके बाद दूसरा आपको एनसीवीटी एससीवीटी सर्टिफिकेट, जो भी आप लोग आईटीआई किए हो उसका सर्टिफिकेट। तीसरा एससी एसटी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिया गया है रेलवे द्वारा उसके रिगार्डिंग। फिर चौथा ओबीसी एनसीएल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट। उसके बाद पांचवा नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय ओबीसी, आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जिसमें आपके फादर्स का साइन और आपका होगा डिक्लेयर करने के लिए कि हाँ मैं एनसीएल से हूँ, नॉन क्रीमी लेयर हूँ, उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद 70.6 इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बन के आप लोग भरे हो फॉर्म, जिसका फॉर्म में पैसा 250 रुपया लग रहा था, 250 रुपया, जिसका 500 भी लग रहा था उसका 250 लगा है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, तो उनके लिए अलग से आपको सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हो और फॉर्म भरे हो रेलवे ग्रुप डी का, तो आप लोग डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको चाहिए एक सर्विसमैन के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चाहिए, सॉरी ये जो आपका होगा एक सर्विसमैन के लिए है, आपके लिए नहीं है। उसके बाद है फोटोकॉपी ऑफ बोथ साइड्स ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड का दोनों तरफ का फोटोकॉपी। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर प्रोफेशन पर्सन विद डिजेबिलिटी, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है ओएच पीएच वीएच, उनके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद 10 नंबर पे एनओसी फ्रॉम द सर्विंग एम्प्लॉय, एनओसी चाहिए जो आपका अगर कहीं पे आप लोग जॉब कर रहे हो तो उस जॉब को छोड़ चुके हो, इसका सर्टिफिकेट चाहिए एनओसी, तभी आप लोग रेलवे ग्रुप डी में अपॉइंट किए जाइएगा। उसके बाद 11
7 नंबर पे है एनओसी फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल। अगर आप लोग डिफेंस में जॉब कर रहे हो, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में, तो वहां से भी आपको एनओसी चाहिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन, अगर आप लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मतलब मुस्लिम हो, सिख हो, ये सब हो, ईसाई हो, तो उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए। 13 नंबर पे गैजेट नोटिफिकेशन और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज इन मेंशन्ड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 नंबर पे है रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट इफ मेड थ्रू चालान। एसबीआई के थ्रू आप लोगों ने चालान जमा किया था, जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग चालान जमा किए थे फॉर्म भरते समय, उसका रिसिप्ट चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट का चालान चाहिए। जो आप लोग 500 रुपया फॉर्म भरते समय दिए थे और 250 रुपया दिए थे, उसका चालान आपको जरूरी है, यहाँ पे मांगेगा। बाद में बताऊंगा कि अगर नहीं है आपके पास तो क्या करना चाहिए। उसके बाद है 15 नंबर में सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर। जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है, जो उनके लिए आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन चाहिए। उसके बाद 16 नंबर पे जम्मू कश्मीर डोमिसाइल वाले सर्टिफिकेट, जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनका अलग से लगेगा। उसके बाद डिग्री ऑफ डाइवोर्स, जो डाइवोर्स है उनका अलग से लगेगा। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट, जो स्पॉस आपके मतलब विडो हो गए या फिर विधुर हो गए, ये सब विधवा विधुर के लिए अलग से आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। और यहाँ पे एक लास्ट है, एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बताया गया है कुछ कुछ बात। तो दोस्तों लगभग आपके 17 से 18 सर्टिफिकेट आपको चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सभी लोगों के लिए जरूरत नहीं है कि ये 17 से 18 सर्टिफिकेट चाहिए। ओबीसी के लिए कुछ चाहिए होगा, एससी के लिए कुछ चाहिए होगा, एसटी के लिए कुछ चाहिए होगा, जनरल के लिए कुछ चाहिए होगा। तो चलिए जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं। मतलब कि हम लोग ऐसे करके, जैसे एक सर्विसमैन का नहीं, सिंपल कैंडिडेट का, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप लोग दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट हो तो यहाँ पे बता रहा हूँ, नोट करिएगा। ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, 10th पास हो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग के पास आईटीआई से वहां से भरे हो तो आईटीआई भी आप लोग दे दीजिएगा, इसको बनवा लीजिए, ये भी बनवा लीजिए अगर भूल गए हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आप लोग ओबीसी हैं तो एससी एसटी वाला तो आपको जरूरत नहीं है। दूसरा आपको यहाँ पे पड़ेगा जरूरत, जो है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, जो नॉन क्रीमी लेयर। और क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का आपको आइडिया पता होगा दोस्तों, जिनका पूरा फैमिली इनकम एक साल में, एक साल का पूरा फैमिली इनकम अगर 8 लाख हो, 8 लाख से नीचे, तो आप लोग नॉन क्रीमी लेयर में आते हो। और पूरे फैमिली का एक साल का इनकम अगर 8 लाख से ऊपर हो जाता है तो आप लोग क्रीमी लेयर में आते हो, तो आपको वहां पे फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर 8 लाख से कम है आपका, एक साल में जितना भी आपके पूरे फैमिली है उनका पैसा एक साल में 8 लाख से कम कमाते हैं, तो आप लोग ये सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। अगर ज़्यादा है तो आपको इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट सर्टिफिकेट इसमें चाहिए दोस्तों ओबीसी वालों के लिए, नॉन क्रीमी लेयर का एक डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि नीचे आपको बताया गया है इसी में। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए दोस्तों। ये तो आपका है कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास भर के फॉर्म भरे हैं, इनके लिए आपको ये जरूरत नहीं है, ओबीसी वालों के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है ओरिजिनल डिस्चार्ज, ये भी नहीं जरूरत। फोटोकॉपी ऑफ बोथ, ये भी आपको जरूरी है, फोटोकॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड आपको चाहिए। फिर अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको एनओसी भी चाहिए। और उसके बाद आप डिफेंस में जॉब कर रहे हो तो वहाँ का भी एनओसी चाहिए। अगर आप लोग हिंदू मुस्लिम सिख और मुस्लिम या फिर ईसाई हो तो आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन भी चाहिए। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ पेमेंट सभी को चाहिए जो आप लोग फॉर्म भरे थे उस समय का। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के निवासी हो तो ये भी चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर डाइवोर्स्ड हो तो ये भी डॉक्यूमेंट चाहिए। यानी मिला जुला के आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सभी का यहाँ पे सेम टू सेम उतना ही चाहिए आसपास के हिसाब से। अगर एससी कैंडिडेट आप लोग हो दोस्तों तो यहाँ पे ओबीसी का छोड़ के आपको एससी एसटी का चाहिए सर्टिफिकेट। एसटी कैंडिडेट हो फिर भी आपको एसटी का चाहिए, ये तो चाहिए मैट्रिकुलेशन वाले। अगर आईटीआई हो तो आईटीआई वाले भी चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर आपको नहीं चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट ये वाला भी आपको नहीं चाहिए। उसके बाद है ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर एक सर्विसमैन हो तो आपको ये चाहिए। फोटोकॉपी बोथ साइड आधार कार्ड ये चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर पीडब्ल्यूडी में आते हो तो आपको चाहिए। एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉइज, अगर आप लोग कोई सरकारी जॉब कर रहे हो तो ये वाला भी चाहिए आपको। फिर अगर डिफेंस में काम कर रहे हो अभी तो ये वाला चाहिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर आप लोग सिख ईसाई हो तो इसका भी चाहिए आपको। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ये भी आपको चाहिए। और सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय ट्रांसजेंडर और जम्मू कश्मीर के अगर डोमिसाइल हैं आप लोग, जम्मू कश्मीर में रहते हो तो ये भी आपको चाहिए। और डाइवोर्स जो है उनका भी ये सर्टिफिकेट लगेगा। तो ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब आते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए। तो जनरल कैंडिडेट को कौन कौन सा चाहिए सर्टिफिकेट, तो इसमें दोस्तों आप लोग को मैट्रिकुलेशन का चाहिए 10th का। उसके बाद एनसीबीटी एससीबीटी से अगर आप लोग किए हो आईटीआई तो दे दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद ये आपको नहीं चाहिए, 3 नंबर का आपको नहीं चाहिए, 4 नंबर का नहीं चाहिए, 5 नंबर का नहीं चाहिए,
इनकम सर्टिफिकेट ये भी आपको नहीं चाहिए 6 नंबर का। ओरिजिनल डिस्चार्ज, अगर आप लोग एक सर्विसमैन हो और जनरल में हो तो ये चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ बोथ साइड आधार कार्ड ये भी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप लोग जनरल भी हो और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आते हो OH PH VH में तो भी आपको ये चाहिए होगा। अगर नहीं है आप लोग दिव्यांग तो आप लोग को नहीं जरूरत है उसका। फिर NOC फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय, अगर आप लोग कोई सर्विस कर रहे हो कहीं गवर्नमेंट जॉब तो ये वाला चाहिए आपको। 11 नंबर वाला भी चाहिए आपको। अगर डिफेंस में जॉब कर रहे हो तो नहीं हो तो कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद माइनॉरिटी, अगर सिख ईसाई ये सबसे हो और उसमें आप लोग जनरल कैंडिडेट हो तो भी आपको ये वाला चाहिए, जरूरत होगा। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ पेमेंट सभी के लिए जरूरत है, जो भी चालान द्वारा आप लोग भरे थे या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भरे थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको बताया गया अगर आप लोग जम्मू कश्मीर के निवासी हो तो आपको चाहिए, और डाइवोर्स्ड हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे OBC कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट, SC और ST कैंडिडेट के लिए बता दिया है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग OH कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए भी सेम टू सेम यही रूल होगा। जो भी आपको चाहिए सभी चीज़ का यहाँ पे ले जाना है। सिर्फ और सिर्फ OH PH है तो अगर OBC से है तो OBC वाला ले जाइएगा, SC कैंडिडेट है तो SC वाला आप लोग ले जाइएगा। अब PWD का तो आपको जरूरत है ही। तो दोस्तों इतना सारा डॉक्यूमेंट जितना भी मैंने आपको बताया है इतना आपके पास होनी ही चाहिए किसी भी तरह से। तो ये जल्द से जल्द आप लोग बनवा लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि कितना पुराना डॉक्यूमेंट चाहिए, जब वेरिफिकेशन होगा तो कितना पुराना तक वहां पे चल जाएगा। तो चलिए इसका भी जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th वाला। तो 10th वाले के लिए आपको दोस्तों मार्कशीट, ये तो इसके लिए तो जिस ईयर में आप लोग पास किए होंगे वही आपका चाहिए, इसमें कोई नया पुराना नहीं होने वाला है। अब दूसरा जो बात आता है जो सर्टिफिकेट का, आपका कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कि कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए। जो OBC कैंडिडेट हैं, SC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं, तो इन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो PWD कैंडिडेट्स हैं इनका सर्टिफिकेट कितना पुराना होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो आपका 1 साल पुराना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। और इसी में दोस्तों अगर आप लोग को बात किया जाए OBC के लिए, ये OBC NCL वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ, तो NCL वालों के लिए यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा NCL वालों के लिए उसका 6 मंथ का अंदर का होना चाहिए NCL सर्टिफिकेट। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये इसलिए रखा गया है क्योंकि सभी फैमिली का जो सालाना जो इनकम होता है दोस्तों वो चेंज होते रहता है। मान लीजिए इस साल कितना आया, 7 लाख आया, अगला साल हो सकता है कि 9 लाख आ जाए, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि आप लोग नॉन क्रीमी लेयर से बाहर हो जाओगे। तो इसी के लिए आपका 6 मंथ का अंदर का मांगता है OBC NCL सर्टिफिकेट। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वहां पे पुराना रहेगा तो आपको फिर से भेजा जाएगा, आपको टेंशन दिया जाएगा कि जाके नया बनवा के लाओ इतने दिनों में, 2 दिन में, 4 दिन में, तो बहुत दिक्कत होगा आपको। इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि 6 मंथ के अंदर अंदर का चाहिए, आप लोग बनवा लीजिएगा जल्द से जल्द। जनवरी में आप लोग कम से कम बनवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्च अप्रैल तक रेलवे द्वारा वादा किया गया कि आपका जॉब मिल जाएगा, तो उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग बनवा लीजिएगा, 6 मंथ का अंदर का OBC NCL सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर जो माइनॉरिटी का है या फिर PWD का है तो ये सब आपको 1 साल पुराना चाहिए। और बाकी जो NCL वालों के लिए है इनका जो NCL सर्टिफिकेट होगा ये 6 मंथ के अंदर का ही चाहिए दोस्तों, करेंट का चाहिए। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब फ्रेंड्स आपका जो तीसरा प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रश्न इसी के रिगार्डिंग पूछा गया है कि सर नेम गलत हो गया है या फिर फादर नेम गलत है डॉक्यूमेंट्स में तो क्या होगा, वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि जो फॉर्म भरते हैं उस समय कुछ डाल देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, और जो इनका ओरिजिनल रहता है उस पर कुछ और स्पेलिंग में रहता है, तो ये बोर्ड भी समझती है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, वहां पे आपको टाइम दिया जाएगा एफिडेविट के लिए। जी हाँ दोस्तों, एफिडेविट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। जहां भी आपको गलत होगा, जैसे मान लीजिए आपका नाम गलत है, आपका नाम मैच नहीं कर रहा है, आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें नाम कुछ है और जो आप लोग फॉर्म फिलअप किए हो उसमें नाम कुछ है, तो मैच नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ से एफिडेविट मांगी जाएगी कि एफिडेविट इसका लाओ। तो एफिडेविट आप लोग के पास होगा तो आप लोग लगाइएगा। तो दोस्तों जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं तो इसके पहले आप लोग कंफर्म हो लें कि जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में जो चीज़ भी गलत हो गया है उसका मैं एफिडेविट बनवा लूँ। जैसे मेरा नाम गलत हो गया तो इसका एक अलग से एफिडेविट बनवा लूँ, फादर नेम गलत हो गया तो फादर नेम का बनवा लूँ, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया तो डेट ऑफ बर्थ का बनवा लूँ, ताकि वहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो। तो इसके रिगार्डिंग आपको दोस्तों जो है वकील से मिलना होगा, जो लॉयर होता है वो सब बनवा देगा, आपको 200-300 रुपया लेगा एक एफिडेविट का, और वो लोग क्लियर कर देगा और वही मान्य होता है दोस्तों। तो यही आपको बतानी थी इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आप लोग को क्लैरिफाई हो गया होगा सारा चीज, जो 3 इंपॉर्टेंट बातें थे वो सभी चीजें क्लियर हो चुका होगा। बाकी दोस्तों अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग प्रश्न हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, सभी का जवाब वहां पे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।